नमस्कार मित्रों, मैं अवनीश कुमार आपके YouTube चैनल अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके बीच में हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय संधि लेकर आया हूं, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संधि जिसे इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। संधि जिसे इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। संधि का क्या अर्थ है, आइए समझते हैं। कहता है कि साधारण शब्दों में संधि का अर्थ मेल या समझौता होता है। संधि का मतलब मेल या समझौता, मेल मिलन। परंतु व्याकरण में इसका अर्थ दो वर्णों के मिलन से होने वाले परिवर्तन से लगाया जाता है। जहाँ दो वर्ण आपस में मिल रहे हों और उन दो वर्णों के आपस में मिलने के फलस्वरूप जो विकार अर्थात जो परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, उन परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। तो संधि की एक मानक परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो यानी कि संधि वहां होता है जहां दो वर्ण आपस में मिल रहे हों। आइए हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है देवधन आलय। देवधन आलय बराबर क्या है, देवालय। हम देखते हैं कि यहाँ पर कैसे दो वर्णों में संधि हुई है। तो देव शब्द का अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो वर्ण विच्छेद करने के फलस्वरूप इसका वर्ण विच्छेद होता है द हलंत धन ए धन व हलंत धन अ। और आलय शब्द का वर्ण विच्छेद करें तो आ धन ल हलंत धन अ धन य हलंत और धन अ। तो संधि जो होती है वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण अर्थात अ और आलय शब्द के प्रथम वर्ण, क्योंकि यहीं पर दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि अ और आ मिलकर आ हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? आ हो जा रहे हैं। यानी कि दो वर्ण आपस में मिलकर के परिवर्तन ला रहे हैं। अ और आ मिलकर आ हो जा रहे हैं, यानी अ और आ मिलकर आ बन रहे हैं। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमने लिया है देव धन इंद्र। देव और धन इंद्र। देव शब्द का जब हमने वर्ण विच्छेद किया तो देव शब्द का अंतिम वर्ण मिला अ और इंद्र शब्द का वर्ण विच्छेद किया तो हमें क्या मिला? इसका प्रारंभिक वर्ण ह्रस्व ई और अ और ह्रस्व ई मिलकर यहाँ ए का निर्माण कर रहे हैं और ए की मात्रा ये होती है। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि संधि जो होती है वो दो वर्णों के बीच में होता है और ये दो वर्ण हमें मिलते हैं प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, और इन दोनों के मिलने के फलस्वरूप जो वर्ण का निर्माण होता है, जो वर्ण बनते हैं, जो परिवर्तन लेकर आते हैं, वहीं संधि होती है। तो इस भांति अ और ई मिलकर ए बने हैं और ए की मात्रा ये होती है और इस ए की मात्रा को आप यहाँ भली भांति यहाँ आप देख रहे होंगे। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के भेदों की संख्या जो है वो 3 है। कुल कितने भेद हैं? तो कुल 3 भेद हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा भेद है व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आइए हम स्वर संधि को समझने का प्रयत्न करते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि की परिभाषा है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जहाँ दो वर्णों का मिलन होगा, जहाँ दो वर्ण आपस में मिलेंगे, वो दोनों ही वर्ण स्वर होंगे। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे दिवालय संधि विच्छेद में देखा कि अ और आ मिलकर आ का निर्माण करते हैं। यहाँ दिवालय संधि है और इसका संधि विच्छेद है देवधन आलय। यहाँ देवेंद्र संधि है और इसका संधि विच्छेद है देवधन इंद्र। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है यौन स्वर संधि और पांचवा हमारा होता है अयादि स्वर संधि। आइए स्वर संधि को समझने का दीर्घ स्वर संधि को समझते हैं। दीर्घ स्वर संधि, इसके नाम से ही भली भांति स्पष्ट है। दीर्घ स्वर मतलब कि दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन तो आएंगे और परिवर्तन क्या होंगे?
दीर्घ हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। और यहाँ पर हम इसकी परिभाषा में भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इसकी परिभाषा कहता है कि दो सजातीय वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम परिवर्तन कहते हैं, विकार दीर्घ हो जाता है। जहाँ दो स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे, अर्थात अगर ह्रस्व और दीर्घ मिलते हैं तो भी दीर्घ होंगे, दीर्घ और दीर्घ स्वर मिलते हैं तो भी दीर्घ होंगे, दीर्घ और ह्रस्व स्वर मिलेंगे तो भी दीर्घ होंगे, और ह्रस्व और दीर्घ मिलेंगे तो भी दीर्घ होंगे। हम देखते हैं हिंदी में स्वर वर्णों की जो कुल संख्या है वो कुल 11 है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कुल 11 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या जो है वो है कुल 4 है। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ और री। और दीर्घ स्वरों की संख्या जो है वो कुल है 3, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। यानी कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? री, 3। हिंदी में री जो है वो केवल एक ही है, ह्रस्व री, जबकि संस्कृत में ह्रस्व री और दीर्घ री दोनों होते हैं, लेकिन हिंदी में केवल ह्रस्व री का ही इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अब हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ उदाहरण है हिम धन आलय। हिम और आलय मिलकर, हिम धन आलय मिलकर हिमालय का निर्माण करते हैं। हिमालय संधि है और इस हिमालय का संधि विच्छेद है हिम धन आलय। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ किन दो वर्णों के बीच में संधि हुई है। तो मैं बताया कि संधि जो होता है वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण में होता है। तो हिम शब्द का अंतिम वर्ण अगर इसका वर्ण विच्छेद करें तो म हलंत आधन अ मिलेगा, और आलय का प्रारंभिक वर्ण है आ, तो अ और आ मिलकर आ का निर्माण करते हैं। अ और आ मिलकर आ बन जाते हैं। यह दीर्घ स्वर संधि का नियम कहता है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी बताया गया है कि अ और आ मिलकर आ बनते हैं और आ की मात्रा यह होती है। उसी तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि अ और अ मिलकर के भी आ का निर्माण करते हैं। अ और अ मिलकर के भी आ का निर्माण करते हैं, जैसे कि ज्ञान और अभाव मिलकर ज्ञानाभाव बने। आ और अ मिलकर के भी आ बनते हैं, यानी हर स्थिति में दीर्घ ही होंगे। ह्रस्व और दीर्घ मिलेंगे तो दीर्घ मिलेंगे दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ मिलेंगे दीर्घ, और दीर्घ ह्रस्व मिलेंगे दीर्घ होंगे। इसी के लिए इस संधि का नाम दीर्घ स्वर संधि रखा गया। हम लोगों ने आ का उदाहरण देख चुके हैं। अब हम ह्रस्व ई के उदाहरण से भी समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर भी दीर्घ हो रहा है। हर सिचुएशन में यहाँ दीर्घ हो रहा है। ह्रस्व ई और बड़ी ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई का निर्माण कर रहे हैं। दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कवि धन इंद्र मिलकर के बने कविंद्र, और यहाँ पर इनका वर्ण विच्छेद करके अगर हम देखें तो यहाँ पर इस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई मिलेगा, और यहाँ पर इस शब्द का प्रथम वर्ण है ह्रस्व ई। तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई का निर्माण करते हैं, और दीर्घ ई की मात्रा यह होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं गिरीश, र में छोटी ई की मात्रा, यानी कि इस शब्द का अंतिम वर्ण है ह्रस्व ई, और यहाँ इस शब्द का प्रथम वर्ण है दीर्घ ई। तो दोनों मिलकर ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई का निर्माण कर रहे हैं, और दीर्घ ई की मात्रा यह होती है। यानी कि दीर्घ स्वर संधि हमें यह बताता है कि ह्रस्व मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, और दीर्घ मिलकर दीर्घ होते हैं, दीर्घ ह्रस्व मिलकर दीर्घ होते हैं, और ह्रस्व दीर्घ मिलकर के भी दीर्घ होते हैं। आइए अब ह्रस्व ऊ का उदाहरण समझने का प्रयत्न करते हैं। ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ मिलकर कैसे दीर्घ होते हैं। ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ मिलकर दीर्घ ऊ होते हैं, और दीर्घ ऊ की मात्रा यह होती है। ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ भी मिलकर दीर्घ ऊ का निर्माण करते हैं, इसकी मात्रा यह होती है। दीर्घ ऊ और ह्रस्व ऊ मिलकर दीर्घ ऊ का निर्माण करते हैं, और दीर्घ ऊ मिलकर की दीर्घ ऊ बनते हैं। गुरु धन उपदेश, र में यहाँ छोटा ऊ की मात्रा है। कई बार क्या होता है, परीक्षार्थी यह समझ नहीं पाते हैं कि र में ह्रस्व ऊ कहाँ है और र में दीर्घ ऊ कहाँ है।
तो मैं आपको बता दूं कि र में ह्रस्व उ ऐसे हम लिखते हैं कि जबकि र में दीर्घ उ हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ र में ह्रस्व उ है यानी छोटा उ है और यहाँ र में बड़ा उ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि गुरु उपदेश, यहाँ ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिलकर दीर्घ उ का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ह्रस्व उ और दीर्घ उ मिलकर दीर्घ उ का निर्माण कर रहे हैं और यहाँ दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिलकर दीर्घ उ का निर्माण करते हैं, दीर्घ उ बन जाते हैं और यहाँ पर दीर्घ उ और दीर्घ उ मिलकर दीर्घ उ बनते हैं। अब आइए हम री का उदाहरण भी समझने का प्रयत्न करते हैं। ह्रस्व री और दीर्घ री मिलकर दीर्घ री होते हैं। ह्रस्व री के बाद अगर दीर्घ री भी आए तो भी यह दीर्घ बनते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो शब्द होते हैं यह केवल संस्कृत में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये हिंदी में, ये इस संधि से बने हुए हिंदी में जो भी शब्द हैं वो मूल रूप से संस्कृत भाषा से ही लिए गए हैं। जैसे कि पितृण, पितृण का संधि विच्छेद हम लोगों ने किया पितृ धन ऋण, और पितृ शब्द का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हलंत जो री मिलेगा, री मिलेगा। और यहाँ पे भी री, ऋण का प्रथम वर्ण है री, तो री और री मिलकर दीर्घ री का निर्माण करते हैं और दीर्घ री हम इस भांति लिखते हैं, इस भांति हम दीर्घ री का लिखते हैं। क्योंकि इसका इस्तेमाल हिंदी व्याकरण में ना होता है, हिंदी में दीर्घ री का प्रचलन न के बराबर है, जबकि संस्कृत भाषा में दीर्घ री का प्रयोग किया जाता है। तो पितृण जो है संस्कृत में इस भांति लिखते हैं, इस भांति लिखते हैं, जबकि हिंदी में पितृण हम इस भांति लिखते हैं। मुझे लगता है कि दीर्घ स्वर संधि का यह वीडियो क्लिप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हमारा यह छोटा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। आज का चैप्टर, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।